बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के इस अंक में हम दिसंबर माह की जो योजना है, वर्ष का लेखा जोखा, उसका तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम देखा जाए तो दो प्रमुख टॉपिक है, उन्हीं पे चर्चा किया जाएगा। एक है कि उद्योग क्षेत्र या भारत का उद्योग क्षेत्र। इसमें जो लिखा गया है उसमें मेनली जो है जो नई नई उद्योग को विकसित करने के लिए, उद्योग क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित देने करने के लिए जो नवीन नीतियां हैं हम उनको ही देखेंगे। पुरानी चीज़ों को किताबों से जब पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और जो दूसरा है वह है कि भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि के विकास को लेके जो है एक अच्छा आर्टिकल लिखा गया है, जिसमें कृषि क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं, भारत का उद्योग क्षेत्र। इसमें हम भारत उद्योग क्षेत्र को समझने के लिए यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को समझने के लिए जो प्रमुख योजनाएं हैं अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। क्योंकि कहीं ना कहीं ये उद्योग क्षेत्र का डेवलपमेंट या ओवरऑल अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट में परिवहन का और बेहतर परिवहन का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उसमें क्या होना चाहिए कि जो उससे क्या होता है कि जो हमारी लॉजिस्टिक लागत है वह कम हो जाती है और लॉजिस्टिक का गुणवत्ता बेहतर हो जाता है, जिससे अंततः निर्यात और अर्थव्यवस्था के बेहतर होने में मदद मिलती है। ईज ऑफ डूइंग या बिजनेस जो है आसान होता है। और भी सारी चीज़ें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यानी लॉजिस्टिक सेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसके लिए वो है। उसी को लेकर एक लॉजिस्टिक, उसी के एक पूरक के रूप में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई गई है 2022 में। उसके तहत जो है लॉजिस्टिक्स सेक्टर को ध्यान में रखते हुए कई सारी चीज़ें करने की बात की गई है, उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति। भारत में हमें चूँकि विकासशील देश हैं, हमारे पास संसाधन सीमित हैं, ऐसे में विकास के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए सरकार अपने लेवल पे भी करती है, निजी क्षेत्र से भी आता है। और बेहतर अगर बाहर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में बेहतर अगर संसाधन आते हैं तो वो हमारे लिए सस्ता भी पड़ता है और अपने साथ साथ तकनीकी और अवसर भी लेकर सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के विकास को महत्वपूर्ण रखता है, उसको लेकर जो नीतियां हैं या उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, ठीक है। उसी अगला जो है मेक इन इंडिया। जब सरकार आई थी तो 2014 में इसने मेक इन इंडिया यानी भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है, ताकि भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाया जा सके और यहाँ से जो हम आयात करते हैं उसको प्रतिस्थापन कर सकें और साथ ही साथ हम यहाँ से अपने निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। उसी से एक और जुड़ी हुई है, मतलब मेक इन इंडिया का ही एक जो है कह सकते हो कि है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, प्रोडक्ट लिंक स्कीम। जो कई सारे विभिन्न योजनाएं हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि उसके कारण वो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाए, खासतौर से ऐसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वाले क्षेत्र जिसमें हम विदेशी प्लेयरों को आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि भारत को सप्लाई चेन को में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाया जा सके। इसी के साथ ही एक है स्टार्टअप इंडिया, जो भारत में जो नवीन या नवाचारी विचारधारा है, विचार दृष्टिकोण है या लोग हैं, उनको अर्थव्यवस्था में जोड़ा जा सके, अर्थव्यवस्था में उनके उसका लाभ लिया जा सके। इसको लेकर खासतौर से नए नए युवाओं को जिनके पास आइडिया हो और वो सारी चीज़ें हो, इसको लेकर सरकार द्वारा लाया गया है। इसको हम धीरे धीरे करके समझते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान, यह जो है लॉजिस्टिक की कार्यकुशलता बढ़ाने, उसके खर्च को कम करने और देश में अंतर विभागीय विभाजनों को तोड़ने के लिए इसको लाया गया है। और इसमें जो है कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य जो है कि विभिन्न एजेंसियों की योजना निर्माण और अवसंरचना विकास के प्रयासों को एकीकृत किया जाए, ठीक है। और इसे जो है कहीं ना कहीं 2021 में शुरू की गई थी और इससे समग्र शासन के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। ये जो विभिन्न विभागों का अपना अपना नज़रिया होता है, अपना अपना साम्राज्य होता है ना, एक पहले से चली आ रही है कि वो अपने अपने आधार पे ही देखते हैं। रेलवे परिवहन को नहीं रास्ता देता है, परिवहन यानी सड़क वाले को नहीं देता है, सड़क वाला पर्यावरण वाले को, पर्यावरण वाला सड़क वाले को नहीं जाने देता है।
ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे देश का विकास हैम्पर होता है। तो उसको अंतर विभागीय स्तर पे समन्वय लाने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लाया गया है, जो कहीं ना कहीं जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनको योजना और परियोजना निर्माण के स्तर पे जो है इंटरकनेक्टिविटी लाने के लिए ये लाया गया है। ठीक है, इससे क्या होता है, एकीकरण आता है, तालमेल आता है, प्राथमिकता का निर्धारण होता है और अधिकतम परिणाम हासिल किया जा सकता है। इसमें दो हैं, एक है भौगोलिक सूचना प्रणाली जिसके आधार पे वास्तविक स्तर पे जो चीज़ें होती है, और साथ ही साथ इसमें त्रिस्तरीय संस्थागत व्यवस्था होती है जिसमें परियोजना के निर्माण से लेके उनके डिज़ाइन से लेकर और उसके क्रियान्वयन तक सारे पहलू इसमें शामिल होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बस वही है कि जो परियोजना है ख़ासतौर से परिवहन के क्षेत्र में वो तेज़ी से पूरी होती हैं और कम से कम लागत पे पूरा होती है। ठीक है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, यह अगर आप देखा जाए तो यह उसी अभी जो प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है उसी का एक पूरक के रूप में ये काम की गई है। 2022 में इस नीति को शुरू किया गया था और यह लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए एक व्यापक अंतः विषयक क्रॉस सेक्टरल बहुक्षेत्राधिकारी व्यापक नीतिगत ढांचा है और इसका उद्देश्य जो है त्वरित और समावेशी विकास के लिए तकनीकी रूप से सक्षम, संपूर्ण, कम तनाव वाला, लचीला, टिकाऊ, विश्वसनीय लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है। और जो मेन उद्देश्य है कि भारत में जो लॉजिस्टिक कास्ट है उसको कम करना है, विकसित देशों के अपेक्षा लाना है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है कि भारत में लॉजिस्टिक कास्ट में क्या है, परिवहन है, वेयर हाउसिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है और इन्वेंट्री है और उसकी प्रोसेसिंग है। ये चारों चीज़ें मिलके लगभग बताते हैं कि काफ़ी अच्छा उसमें जो है लक्ष्य ये है कि 2030 तक हमारे जो लॉजिस्टिक कीमत है जो औसतन 13 से 14% माना जा रहा है। हालांकि अभी इसी के तहत एक सर्वे हुआ था उसमें 8 से 9% है, लेकिन अभी वो पूरे व्यापक पैमाने को नहीं कवर किया है। लेकिन जो भी लॉजिस्टिक लागत है उसको कम से कम करना है, लेवल तक ले जाना है, क्योंकि हमें चीन का विकल्प विनिर्माण क्षेत्र में सप्लाई चेन में बनना है। तो अगर चीन किसी का विकल्प बन रहे हैं तो उससे बेहतर तो न बने, लेकिन उसके बराबर तो हो ही जाइए कि उसके यहाँ लॉजिस्टिक लागत की जो कीमत है उससे कम रहे, आपके यहाँ ज़्यादा न रहे। यही सारे लक्ष्य लेकर चला जा रहा है ये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति, देखिए इसमें जो भारत में एक है कि उद्योग मंत्रालय में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT है। यह मतलब IIT नहीं है, इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशनल ऑफ इंटरनल ट्रेड विभाग है। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को लेकर नीति तैयार करता है और जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो धन के लिए जो नीति जो वो दर तय किया जाता है उसके आधार पर भारत आने वाले जो भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश डेटा है उसका रखरखाव और प्रबंधन करता है। यानी कि भारत में जो आएगा वो विदेशी मुद्रा में आएगा, उसका कन्वर्जन जिस रूप में वो RBI तय करती है। इसको लेकर भी थोड़ी सी वो है, लेकिन ये इसलिए रखा जाता है कि दीर्घकालिक निवेश आए और पलायन रोका जा सके। तो वो उसको जो है ये DPIIT कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति का पूरा देखती है। ठीक है, और FDI आकर्षित करने के लिए कहीं ना कहीं अब ज़्यादातर स्वचालित मार्ग से, यानी स्वचालित मार्ग दो रूट है, एक है RBI रूट है, एक ऑटोमेटिक या विभागों का रूट है। ठीक है, तो स्वचालित मार्ग से जिसे हम विभागों वाला रूट कहते हैं, अधिकांश क्षेत्रों या गतिविधियों में 100% तक FDI की अनुमति दे दी गई है, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के। ठीक है, और 2017 में एक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड था, उसको समाप्त कर दिया गया है। पहले उसके थ्रू भी आता था ऑटोमेटिक। अब जो भी जिस क्षेत्र के मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, उन्हीं को ये जिम्मेदारी दे दी गई है किसकी, FDI की, और FEMA के तहत यानी फाइनेंशियल रेगुलेशन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके तहत जो है वो अपनी अपनी स्तर पे निर्णय ले सकते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो FDI के प्रपोजल हैं उसका त्वरित निपटान किया जा रहा है। निश्चित रूप से इससे भारत में FDI को लाने में मदद मिलेगी। ठीक है, खासतौर से जब भारत एक सप्लाई चेन के रूप में अपने को स्थापित कर रहा है तो कई सारे जो चीन में जो संस्थाएं हैं वो भारत में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। ठीक है, तो उसको लेकर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया एक बहुत ही फेमस, चर्चित, कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं, कुछ लोग जो भी करते हैं। इसमें एक शेर दिखता है आपको, इसका लोगो देखिए, एक शेर, और उसमें घड़ी की तरह बहुत सारे यानी इंजन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चल रहा होता है। तो ये बताता है कि जो भारत का शेर है
उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान। देखिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो विकास होता है अमूमन वो एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, फिर सर्विस सेक्टर आता है। ऐसे होना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, फिर सर्विस सेक्टर। भारत में इसका थोड़ा सा मिसमैच इसलिए हो गया कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि शुरू में जब हम औपनिवेशिक शासन में थे तो अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को जानबूझकर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हैम्पर किया, क्योंकि अपने यहाँ औद्योगिकरण कर सके। और भारत एक कह सकते हो कि भारत में वो सेवाएं शुरू की गई जो वहाँ के तैयार माल को यहाँ पे खपा सके, फैला सके, और यहाँ के जो प्राथमिक माल है इसको वहाँ सस्ते दर पे पहुँचा सके। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक दर से किया गया था, इसलिए भारत में सर्विस इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ी। बाद में आईआईटी, आईएम और इस तरह की आईआईटी के खास तौर से रहा, उसमें भी हमने जो वैश्विक स्तर पे जो सेवा क्षेत्र रहा उसका हमने लाभ उठाया। हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कुछ कमियां हैं, और उसी कमी को और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लेकर भी ये है कि किसी भी देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेहतर है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण कड़ी होती है। वो सेमी स्किल लोगों को भी जॉब देती है और हाई स्किल लोगों को भी वहाँ पे जॉब मिलता है। जबकि अमूमन जो ऑर्गेनाइज्ड संगठित सेवा क्षेत्र है उसमें बहुत जो कह सकते हो कि स्किल लोगों को ही जॉब मिलती है और उनकी भी जॉब देने की क्षमता कम होती है। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए सरकार ने 2014 में मेक इन इंडिया पहल शुरू की थी, और इसमें निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए शुरू किया गया था, और इसे ही वोकल फॉर लोकल कहा गया था। और वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.2 के तहत 27 क्षेत्रों पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, तो ये बात है। अब इसी से आप कह सकते हो कि इसी का अगला जो चरण है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना या प्रोडक्ट लिंक स्कीम। इस स्कीम की हालांकि अभी जो रघुराम राजन जी है आरबीआई के पूर्व गवर्नर, उन्होंने आलोचना की है, लेकिन देखो वो अपनी उनकी छोड़ दिया जाए। इसमें क्या है कि सरकार अपने यहाँ विनिर्माण क्षेत्र को खासतौर से वो प्रौद्योगिकी वाली चीज़ें जो बहुत क्रिटिकल है, जो आने वाले और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें भारत अपने आप को आत्मनिर्भर बनना चाहता है, या कम से कम वो चाह रहा है कि आत्मनिर्भर ना बने, दुनिया में हम उसके यहाँ हमारे यहाँ से निर्यात भी शुरू हो जाए। उसके लिए वो जो भारतीय कंपनियां हैं या जो विदेशी कंपनियां हैं उनको उत्पादन के आधार पे, उनके प्रोडक्शन के आधार पे प्रोत्साहन देने की योजना लाया है, ताकि वो कहीं और से, चूंकि अभी नया नहीं है ये जो अभी क्या है कि कोरोना के बाद जो सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हुआ है उसमें जो चाइना +1 का विकल्प आ रहा है उसमें वो कंपनियां कहीं और से अपने आप को यहाँ ला रही हैं, तो उन्हें अगर शुरुआती चरण में फायदा नहीं होगा तो वो आपके यहाँ क्यों आएंगी। हालांकि भारत का बढ़ता बाजार, बहुत बड़ा बाजार और घरेलू मांग उन्हें प्रेरित कर रहा है, और चाइना की कमियां उनको प्रेरित कर रहा है, लेकिन कुछ और भी देश हैं, जैसे उसमें इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, फिलीपीन है, वो देश भी आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में भारत को कुछ बेहतर करना था, तो भारत ने भी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, और सभी देश अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने या किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए प्रोत्साहन किसी न किसी रूप से देते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, और इसमें जो है देखिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण का, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य योग्यता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना, भारतीय कंपनियों और निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना ताकि वे वैश्विक बाजारों में प्रवेश कर सकें और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के अनुकूल बन सकें। उसके लिए उन्हें जो चाहिए उसको सरकार ने उन्हें दिया है कि आप टेंशन न लो, आप उत्पादन करो, और आपको उत्पादन के साथ साथ प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, क्योंकि इसमें एक तो हमारा जो क्रिटिकल क्षेत्र में निर्भरता है खासतौर से चीन पे या दुनिया के देशों में वो कम होगा, हमारा आयात बिल कम हो जाएगा, और साथ ही में हम जब ये बनाने लगेंगे तो हम ये निर्यात भी करने लगेंगे, तो हमारा निर्यात भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। यानी इसके कई सारे, और सबसे बड़ी बात है कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो कि कहीं ना कहीं रोजगार बड़े पैमाने पे प्रदान करता है। ठीक है, खासतौर से सर्विस इंडस्ट्री के संदर्भ में स्टार्टअप इंडिया। और वैसे भी समझ लीजिए
कि सेवा क्षेत्र में धीरे धीरे कटौती शुरू हो गई है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल या इंटेलिजेंस आ गया है, रीजनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, वैसे वैसे सेवा क्षेत्र में नौकरियों की कमी होगी। ये सरकारें पहले से समझ रही हैं, और हमारी सरकार, भाई हमारी नहीं, दुनिया की सारी सरकारें समझ रही है। तो उनको जहां रोजगार कहां बढ़ाया जा सकता है, उनको जहां बढ़ाया जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसके लिए उनको बेहतर स्कीम करनी पड़ेगी। अभी देखिए आज ही न्यूज़ है कि गूगल 30,000 जो है अपने यहाँ एम्प्लॉइयों को छटनी करेगा। ऐसे बहुत सारे आप देख रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री के जो, यानी खासतौर से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लोग छटनी किए जा रहे हैं। क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनका जगह लेता जा रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। स्टार्टअप इंडिया, ये पहल 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य नए स्टार्टअप के विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति तंत्र बनाकर उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं, यानी सरलीकरण, जो किसी कंपनी को खोलना या उसको करने के लिए जो परियोजनाएं हैं और उसको सरल बनाया जाए, वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन दिया जा सके शुरुआत में, साथ में उद्योग और अकादमिक साझेदारी, यानी जो इंडस्ट्री है और जो उद्योग क्षेत्र है उनके बीच में सहयोग बनाया जाए, और कई सारे इनक्यूबेटर या इस तरह के संगठन बनाए जाए, जो कई सारे IITs, बहुत सारे ऐसे नए नए ऐसे इस तरह के संस्थाएं स्टार्टअप बना रही हैं, जो कि ये विदेशों में होता रहा है, दुनिया के जो विकसित देश हैं उनके यहाँ होता रहा है, भारत में भी उसी तरह की चीज़ें कि जो हमारे उद्योग हैं और अकादमिक क्षेत्र हैं वो एक दूसरे को समझ सके, यानी जो उद्योग की ज़रूरतें हैं उसके अनुसार जो है शैक्षणिक क्षेत्र उनके यहाँ करें, उस तरह लोग करें, और वहाँ से जो लोग निकले वो रोजगार पा सके, और केवल रोजगार ही ना पा सके, वो रोजगार प्रदाता भी बन सके। जैसे आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां देख रही हैं वो सब पहले स्टार्टअप के ही रूप में शुरू हुई थी। आज जो एक विवेक रामास्वामी जो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं भारतीय मूल के, उनका भी ऐसे स्टार्टअप था, आज वो जो है काफ़ी बड़े उसमें उद्योगपति हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसको लेके जो है, और इसके द्वारा मई 23 तक 674 जिलों में 57 क्षेत्रों में 99,731 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। ठीक है, फंड्स ऑफ फंड्स, उद्योग संवर्धन और आंतरिक संवर्धन विभाग ने ये जो स्टार्टअप हैं इनको लेकर एक फंड्स ऑफ फंड्स बनाया है, एक 10,000 करोड़ के कोष से। ये डायरेक्ट उनको पैसा नहीं देते हैं, ये देते हैं ऐसे मतलब जो बहुत सारी संस्थाएं या निवेशक या जो हैं उनको ये पैसा देते, और वो इन स्टार्टअप में ऋण न दे, इक्विटी करें, ताकि ऋण से जगह इक्विटी शेयर के आधार पर ये चीज़ें बढ़ा जा सके। ठीक है, अगला जो है कृषि और ग्रामीण विकास प्रमुख पहल और उपलब्धियां। इसको देखा गया, इन्होंने 3 मेन प्रमुख, जो भी एक लेखक हैं उन्होंने 3 प्रमुख चीज़ों में देखा है। एक, कृषि क्षेत्र में उच्च मानकों की स्थापना, इसमें जो भी कृषि क्षेत्र के लिए क्या क्या किया गया है, जैसे मिलेट मिशन है, आया गया है, उत्पादन बढ़ा है, और वो सारी चीज़ें हैं। दूसरा, कृषि विकास के लिए पहल किया गया है कि किसान और कृषि विकास के लिए क्या क्या पहल की गई है। और तीसरा है ग्रामीण भारत के लिए समृद्धि के मार्ग के लिए जो कई सारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। आइए देखते हैं परिचय के बारे में। तो परिचय में जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी राह जो है कहीं न कहीं ग्रामीण लोगों की आजीविका सुरक्षा और वित्तीय सशक्तिकरण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज भी 65% आबादी कहाँ रहती है? गांव में रहती है, और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लिए किए बगैर आप भारत के को आत्मनिर्भर या विकसित नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कृषि और अलाइड सेक्टर का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर से महिलाओं का विकास, और ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, स्वच्छता की समस्या, पेयजल की समस्या, विद्युत की समस्या, जो ईंधन की समस्या, स्वच्छ फ्यूल की समस्या, इन सारी पहलुओं पर ध्यान देकर कुल मिला के इसमें आगे जो है यही इन आधारों पे जो है भारत में जो ग्रामीण विकास और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में भी विकास पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, कृषि क्षेत्र में उच्च मानकों की स्थापना, पहले कृषि क्षेत्र के लिए देख लिया जाए तो मोटा अनाज पर बल। सरकार ने जो है ग्रीन रिवोल्यूशन में देखा गया कि गेहूं, चावल और गन्ने का तो पर्याप्त रूप से उत्पादन होने लगा है, और इस समय तो चावल में हम सर्वाधिक उत्पादक भी हो गए हैं, निर्यातक तो हम थे ही।
और उसके बाद जो है जैसे जलवायु परिवर्तन की स्थितियां और बहुत बड़ा क्षेत्र है जो वर्षा सिंचित है, ऐसे क्षेत्रों में ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिलेट या मोटा अनाज या श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए किया है। और इसी प्रस्ताव में सरकार ने जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था, और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष या इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी घोषित किया गया है। और इसमें कई सारे प्रचार प्रसार करने से भी मोटा अनाज की उपलब्धता पहले 8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति था, अब 14 किलोग्राम हो गया है, यानी कहीं न कहीं वृद्धि हो रही है। साथ ही में मोटा अनाज की खेती में लगे लगभग 2.5 करोड़ किसानों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सामाजिक आर्थिक स्थिति में उत्थान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है इसके प्रचार प्रसार से। ठीक है, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, ये डेटा देख लीजिएगा। और उसमें भी आप देखिए 2022-23 में 323 मिलियन टन खाद्यान्न, और उसमें 352 मिलियन टन बागवानी उपज यानी फल सब्जियां इस तरह की चीज़ें उत्पादित हुई है। 2022-23 में धान देखिएगा तो 135 मिलियन टन और गेहूं जो है 110 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड स्तर पर ये चीज़ें चल रही है। यानी खाद्यान्न उत्पादन को लेकर तो कोई टेंशन है नहीं, समस्या ये है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो चुनौतियां आ रही है उसको कैसे दूर किया जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य, उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत के कम से कम 5 गुना करने की बात की गई है। ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यह सरकार की एक उसमें जो मेन उद्देश्य है, एक तो किसानों की आय सुरक्षा, लोगों की खाद्य सुरक्षा, और साथ में सरकार इसके जरिए लोगों को किसानों से क्या उत्पादन कराना चाहती है, क्या नहीं कराना चाहती है, इसको दाम तय कर देती है। तो जो आकर्षक है किसान उसको ज़्यादा उत्पादन करते हैं। इसके जरिए सरकार जो है जो आयात तिलहन और दलहन में जो हम आयात कर रहे हैं इसको भी कम करने की, यानी तिलहन दलहन के मतलब उत्पादन को भी प्रोत्साहन, यानी फसलों को विविधीकरण को अपनाने का प्रोत्साहन देने की बात की जा रही है। ठीक है, अगला जो है वह है अनाज भंडारण योजना। अब हमने समस्या ये है अनाज भंडारण का कि हम जो है अनाज तो बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं, लेकिन उसको रखने की समस्या आती है। और हम अक्सर न्यूज़ देखते हैं कि एफसीआई के गोदामों में बहुत सारे अनाज सड़ गए और सब कुछ करे। तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अनाज का नुकसान होना मानवता के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भले सरकार का और कुछ भी नुकसान होता है तो अंततः हमारा ही नुकसान होता है कि पैसा तो हमारे ही जेब से जाता है। तो सरकार उसको लेके अनाज भंडारण योजना लाई है, और सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है, जिसमें जो सहकारी समितियां हैं उनको जो है अनाज भंडारण करने के लिए उसमें इस तरह से लाया गया है। इसके जरिए जो योजना है कि जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां उस तरह से हैं, 13 करोड़ से ज़्यादा जो किसान सदस्य हैं उनके जरिए विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अन्न भंडारण की काम किया जाएगा। इससे एक तो किसानों की और प्राथमिक कृषि समितियों की आय में भी वृद्धि होगी, दूसरे इनको जो है जो हमारा अन्न नुकसान होता है, अनाज नुकसान होता है, वह भी बचेगा। ठीक है, कृषि विकास के लिए पहल। अब इसमें देखिए पीएम प्रणाम योजना है। इसमें एक्चुअल में क्या है कि जैसे हम किसान अभी जो खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है उसमें अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है, उससे उत्पादन तो बढ़ रहा है, हालांकि उत्पादकता धीरे धीरे भूमि की घटती जा रही है, और उर्वरकों की भी उत्पादकता, यानी जितना 1 किलोग्राम में जितना पहले उत्पादन हो रहा है अब उसके लिए 1.5 किलोग्राम डालना पड़ रहा है, 3 किलोग्राम डालना पड़ रहा है कई कई राज्यों में। तो उर्वरकों की जो क्षमता घटती जा रही है या उनका प्रभाव घटता जा रहा है, भूमि की उर्वरकता घटती जा रही है, और जो पर्यावरण को क्षति हो रही है, इसको देखते हुए सरकार एक ऐसा जो कि उद्देश्य लाई है कि देश की धरती माँ के जो मतलब धरती के स्वास्थ्य को बचाने के लिए उर्वरकों के सस्टेनेबल और बैलेंस उपयोग के लिए ये योजना लाई गई है। इसमें कई सारी चीज़ें की गई है, उसको देख लीजिएगा। साथ ही में किसानों के लिए आईटी आधारित इसमें कई सारी हैं, लेकिन 2 मेन इसमें चर्चा किया गया है। एक किसान क्रेडिट कार्ड पहल और वो योजना है, उसमें आप कह सकते हो कि केसीसी कार्ड है, इसमें उसको लाया गया है। दूसरा है विंड, यह एक ऐसा पोर्टल है जिसके तहत किसानों को तालुका लेवल पे यानी ब्लॉक लेवल पे
मौसम का सही सटीक पूर्वानुमान मिल सकता है, जिससे वो मौसम की मार को झेलते हुए जो है अपनी कृषि को कर सके। ठीक है। ग्रामीण भारत के लिए समृद्धि का मार्ग। सरकार ग्रामीण भारत के समृद्धि को लेकर प्रयत्नरत है और उसमें लगातार जो है उसके ये चीज़ें उसके बजट के रूप में भी दिखाई देती है, क्योंकि सरकार को पता है कि देश की जहां लगभग 65% आबादी रहती है और वो भी सबसे कमज़ोर आबादियां जहां पे रहती हैं, अगर जब तक उनका विकास नहीं कर सकते हैं, उनके आजीविका और सुरक्षा को अवसर को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमारा जो विकास का लक्ष्य है वह खोखला ही रहेगा, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको लेके जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो ग्रामीण विकास के भविष्य की रूपरेखा के लिए एक 24 से 30 शॉर्ट टर्म के लिए अगले 6 साल के लिए और 24 से 47 ये जो अमृत काल के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाने पर ये प्रयासरत है। साथ ही में सरकार बहुत सारी योजनाएं शुरू कर रखा है, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, खासतौर से महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो है ग्रामीण स्तर पर रोजगार और अवसर और शास्त्र माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए जो है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को, खासतौर से महिलाओं को डेवलप करने की योजना है। इसमें जो है लखपति दीदियों की बात की जा रही है, और यानी लखपति दीदी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऐसी महिला सदस्य जो साल में कम से कम 1 लाख रुपए आय अर्जित करे, और इस तरह से इसका उद्देश्य है कि 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से तैयार हों, और अगर वो 1-1 लाख रुपए अर्जित करेंगी तो 10 लाख करोड़ का जो है आय ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना के तहत है। अब इसमें कितना आगे पीछे होता है वो जो भी हो, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये ग्रामीण जो पंचायती राज के तहत उसको लाने की बात की गई है, और इसमें जो है 9 विषय हैं: गरीबी मुक्त स्वास्थ्य, मुक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल हितैषी परियोजनाएं, जल पर्याप्तता, स्वच्छ और हरित आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, इन सबको देने के लिए ग्राम पंचायत और उसके माध्यम से देने की यह बात की गई है। ठीक है, ये 2023 से 2026 के रूप में बनाया गया है। जल जीवन मिशन, ये एक और अनेतर एक प्रमुख क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण एक मिशन है, जो कहीं ना कहीं ग्रामीण भारत में हर घर जल, हर नल से जल उपलब्ध कराना है। इसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को भी बेहतर मिलेगा, पेयजल की गुणवत्ता बढ़ेगी, साथ ही में जो महिलाएं पेयजल के लिए जो उनका बहुत समय जाता था उनका समय बचेगा, तो उन जो समय जो बचा हुआ समय है उसका इस्तेमाल करके वो कुछ और हुनर सीख सकती हैं, कुछ अलग आय अर्जित कर सकती हैं। जो बच्चियां थीं जो जिनको पानी लाने और इस तरह में जो समय जाता था बचेगा तो वो पढ़ाई कर सकती हैं। इससे एक व्यापक अवधारणा के साथ इसको लाया गया है। जब लाया गया था अगस्त 19 में, तो इसमें उस समय केवल 3.23 करोड़ घरों को पास नल से पानी आता था। आज ये 4 सालों में 13 करोड़ घर हैं जिसको नल से पानी आने लगा है, और कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार। ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन की एक और समस्या, पेयजल तो थी, ईंधन की समस्या, ईंधन के लेकर महिलाएं और चूल्हा झोंकने में जो है गोबर आदि इस तरह के जो उसके ईंधन का जो है धुआं, उनसे समस्या होती थी। इसको स्वच्छ ईंधन देने के लिए, बेहतर जीवन स्तर देने के लिए सरकार ने जो एलपीजी योजना देने के लिए फ्री में एलपीजी दिया जाएगा, एक योजना लाई थी उज्ज्वला योजना। उसमें काफ़ी करीब 10 करोड़ के आसपास लोगों को दिया गया था। हालांकि उसका दूसरा चरण 2023-24 से 25-26 2 साल के लिए लाया गया कि 75 लाख अन्य जो महिलाएं जो छूट गई हैं उनको एलपीजी भी तो फ्री में देना ही है, स्टोव भी फ्री में देना है। इससे कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ाना है कि लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना है, महिलाओं के जीवन में सुधार लाना है लोगों। और ईंधन के क्षेत्र में जब होगा तो हमारा जो मल्टी पावर्टी इंडेक्स है, जो कह सकते हो यूएनडीपी के तहत बना है, उसका जो जीवन का गुणवत्ता वाला स्तर है उसमें भी सुधार देखा जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये एक अनदर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही बेहतर योजना है, क्योंकि आप जैसे पूरे अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सड़क का महत्वपूर्ण है, वैसे ही ग्रामीण अगर अर्थव्यवस्था या ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है तो वहाँ पे बेहतर सड़कों का होना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके तहत जो है लगभग 7,45,780 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने में मदद मिली है, और इस योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सृजन पर, इन सब पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, यह जो है कहीं ना कहीं स्वच्छता को लाने के लिए लिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन 9 वर्ष पूरे 2014 में ही लाया गया था इसको, और
75% से अधिक गांवों को ओडीएफ खुले में शौच मुक्त से कर दिया गया है। और इससे क्या हुआ है कि इस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 में देश भर के लाखों लोगों को स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने में सहायता ये कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी वही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा, महिलाओं की परेशानियों को समझता है। साथ ही में जो हमारा जो वही मल्टी पावर्टी इंडेक्स है उसमें गुणात्मक रूप से सुधार ये कर रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये सारे पहलू जो है जो हमारे यहाँ पे देश में जो है ग्रामीण विकास के लिए उपयोगी है। इसमें जो ये वाला पोर्शन है जो ग्रामीण विकास वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई सारी योजनाएं एक साथ ही इसमें दे दी गई हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नमस्कार।